हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज से क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में हम लोग? आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th, ठीक है, सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु संरचना। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, नाम से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, यानी कि परमाणु का स्ट्रक्चर के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको परमाणु के बारे में पता होना चाहिए, परमाणु क्या होता है, तब ना उसके अंदर का सारा चीज़ समझोगे। ठीक है, तो खैर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो पढ़ने के बाद जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है आपका कैसे फेल हुआ, कौन से पार्टिकल्स के आने के बाद फेल हुआ, क्या क्या उसमें कमियां रह गई थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की, फिर रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे हम। ठीक है, और फिर बात करेंगे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, और तब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। तो थोड़ा लंबा है, चलते रहेगा, तो परेशान नहीं होना है, समझना है बात को। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के बारे में, परमाणु के बारे में सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहली जानकारी जिन्होंने देना शुरू किया उनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था उनका? डाल्टन। डाल्टन ने ही एटम के बारे में बताना शुरू किया। और क्या बताया उसने? अपने एक थ्योरी में मेंशन किया जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुविक सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंटेड है। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी भी इसको कई बार बोल देते हैं हम लोग। पहला परमाणुविक सिद्धांत है या फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, पहला आपका एटॉमिक थ्योरी है। सबसे पहले एटम के बारे में जानकारी डाल्टन साहब ने ही देना शुरू किया। क्या क्या इन्होंने कही इसमें, आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही? देखो, सबसे पहला चीज़ तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि एटम क्या होते हैं। तो एटम रासायनिक वैसा छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप लोग पढ़े होइएगा। खैर, हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन समझते हैं, फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट था डाल्टन साहब का, डाल्टन परमाणुविक सिद्धांत में क्या? तो उन्होंने कहा कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्मतम, ऐसे इसको लिखो, पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है, बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। पहला डाल्टन साहब का यह सिद्धांत था, पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? परमाणु कहते हैं। क्लियर? पहली बात यही हुई। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझना। उन्होंने कहा नंबर 2 में कि समान तत्व
के परमाणु का गुण समान तत्व के परमाणु के गुण समान होंगे जबकि अलग अलग तत्व के परमाणु के गुण अलग अलग होंगे। ठीक है। पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। समान तत्व के परमाणु का जो गुण होगा वह समान होगा, एक ही जैसा होगा, और अलग अलग तत्व का जो परमाणु का गुण होगा वह अलग अलग होगा। दूसरी बात उन्होंने कही। तीसरी बात, तीसरा स्टेटमेंट उनका क्या था? तो तीसरा स्टेटमेंट था डियर स्टूडेंट्स, देखो इसको तीसरा शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और ऊपर में लिखते हैं। इसको लिखना चाहते हो जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके लिखो, फिर तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए मिटाते हैं, आई होप आप लिख लिए हो। तीसरा को ऊपर में लिखते हैं ताकि आपको करीब करीब दिखे। देखो जो करीब डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है ना, यह 1805 के आसपास की बात है। यह ठीक है, एग्जैक्ट मेंशन नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। इस बुक में 1805 है, 6 है, 8 है, किसको लेकर चलोगे? इसलिए 1805 को ही ध्यान में रखो। ये नहीं पूछता है कब दिया गया था, इस तरह से सवाल नहीं आते हैं। चलिए, तो पहला उनका स्टेटमेंट था कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिससे हम परमाणु कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है उनका कि समान तत्व का परमाणु का गुण समान होंगे जबकि अलग अलग तत्व के परमाणु के गुण अलग अलग होंगे। नंबर थर्ड जो उनका स्टेटमेंट था, ध्यान दो, नंबर थर्ड उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है ना, इसको एक बार और मिटाते हैं, थोड़ा सा इस तरह से उड़ा। चलिए, जो आपका परमाणु होता है पदार्थ का, एक सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। नंबर थर्ड हो गया। नंबर 4 में उन्होंने कहा, नंबर 4 ध्यान से समझना कि आइटम जो होता है, इसको ऐसे लिखते हैं कि समान या समान अथवा कर लो, समान अथवा अलग अलग तत्व का परमाणु आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके यौगिक या अणु बनाते हैं। ये इनका फोर्थ स्टेटमेंट था। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 5 में उन्होंने कहा, नंबर 5 कि जो आपका आइटम होता है ना, आइटम यानी कि परमाणु को न तो बनाया जाता है और न ही इसका नष्ट होता है,
नंबर 5। नंबर 6 में इन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने 6 स्टेटमेंट दिया, ध्यान से समझना। पहला स्टेटमेंट क्या था कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिससे हम परमाणु कहते हैं। ये तो बात सही थी उनकी। अब समझते हैं एक एक पॉइंट को। पहले हम लिख दिए हैं, पहले बात को समझते हैं एक एक पॉइंट को। पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, समझो बात को। जैसे कि मान लीजिए, समझो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, जैसे कि मान लो कि मार्कर का एग्जांपल लेते हैं। मार्कर क्या है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मान लो लकड़ी है, सिंपल सोचो, लकड़ी को जब काटते हैं तो छोटा छोटा कण निकलता है ना, उस छोटे छोटे कण को, ध्यान दो, उसी छोटे छोटे कण को आपस में एक मिला दो तो क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा। और वही छोटा छोटा जो कण है ना, वही कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ए डाल्टन साहब ने कहा, सही बात है, करेक्ट। नंबर 2 में इन्होंने कहा कि समान तत्व का परमाणु का गुण समान होगा, जबकि अलग अलग तत्व का परमाणु का गुण अलग अलग होगा। यह स्टेटमेंट उनका गलत हो गया। कैसे? समझो, कुछ समय बाद जब हमारे पास आया आइसोटोप, समस्थानिक, आइसोबारिक, संभारिक। आइसोटोप क्या होता है? जब परमाणु संख्या सेम हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो हम उसी को तो बोलते हैं समस्थानिक आइसोटोप ना। यानी कि परमाणु संख्या समान, सबकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसी को हम समस्थानिक बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, एक हाइड्रोजन खुद के फॉर्म में, एक ड्यूटेरियम के फॉर्म में और ट्राइटियम के फॉर्म में। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, जबकि मास नंबर अलग अलग। तो जरा सोचो, सेम आइटम है तो इनका गुण भी समान होना चाहिए ना, जबकि ऐसा नहीं है। सेम आइटम तो हैं, लेकिन इनका जो मास नंबर वाला कहानी हो गई, जो उनका प्रॉपर्टीज हो गया, वह कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। और भी शेप, साइज, सब पे फैक्ट डिपेंड करता है। क्लियर? आकार उसका कैसा होता है। चलो, तो जब आइसोटोप आया तो इनकी कहानी गड़बड़ हो गई, यही फेल हो गया। समान तत्व का परमाणु का गुण समान हुआ ही नहीं, अलग अलग हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अलग अलग तत्व का परमाणु का गुण अलग अलग होंगे। तो एक और हमारे पास आया आइसोबारिक, समभारिक। जैसे कि कैल्शियम और पोटेशियम के ले लो, 19, 20, इसका 40, इसका भी 40। तो देखो, तो एटम तो अलग अलग हैं, परमाणु तो अलग अलग हैं, लेकिन क्या इनका द्रव्यमान अलग अलग है? बिल्कुल नहीं है। द्रव्यमान इनका क्या है? सेम है ना। द्रव्यमान क्या है? सेम है। जबकि इन्होंने क्या कहा कि अलग अलग परमाणु का गुण अलग अलग होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो इनका सही था, दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। परमाणु पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बिल्कुल सही बात है। आपसे कोई पूछे कि परमाणु क्या होता है, तो परमाणु सिंपल बोल दो कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्योंकि वही छोटा, मान लो कि सिंपल सोचो, मान लो कि हम बोले कि कण, जो लकड़ी वाला एग्जांपल लिए, हम लकड़ी को काटो, छोटा छोटा कण प्राप्त होगा, उस कण को एक जगह इकट्ठा करो, एक ठोस यानी कि एक पदार्थ प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो अब सोचो कि वह छोटा छोटा कण उस रिएक्शन में, उस अभिक्रिया में भाग लिया ना, वही तो आइटम है आपका। वही कहानी ये भी है कि पदार्थ का वह एक सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, ये भी चाहिए उनका स्टेटमेंट। नंबर 4 समझो, समान अथवा अलग अलग तत्व का परमाणु, समान अथवा अलग अलग तत्व का परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक या अणु बनाता है। ये भी सही है इनके स्टेटमेंट। कैसे? देखो, समान तत्व का परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन समान तत्व का परमाणु है, मिला दो, बन गया H2, अणु बन गया।
अलग अलग तत्व ले लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 बन गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन H2O बन गया। तो अलग अलग तत्व का परमाणु आपस में संयोग किया, क्या बना, यौगिक बना। समान एक तरह का तत्व का परमाणु आपस में संयोग किया, क्या बना, अणु बना। क्लियर। अब सवाल ये रहा कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो बस कुछ नहीं, और परमाणु तो आप समझ रहे हो। अणु मतलब कि परमाणु को एक जगह मिला दो। जब सेम टाइप के परमाणु को मिलाओगे तो अणु, और अलग अलग टाइप के परमाणु को मिलाओगे तो यौगिक। यदि आप देखना चाहते हो कि अणु परमाणु क्या होता है, तो क्लास 11th बेसिक केमिस्ट्री का ऑलरेडी, यानी कि पहला चैप्टर का ऑलरेडी लेक्चर हम बना चुके हैं। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th बेसिक केमिस्ट्री का 11 लेक्चर है, उसके बाद मोल कंसेप्ट है। आप चाहें तो कम से कम उस 11th लेक्चर को आप देख सकते हो। सारा अणु परमाणु तत्व को और अच्छा से वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, बेसिक के फॉर्म में। क्लियर कंसेप्ट। यह यौगिक हो गया, ये भी अब अणु हो गया। यह तो इनका चौथा स्टेटमेंट भी क्या निकला, सही निकला। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और न ही इसका नष्ट होता है। ध्यान समझना, परमाणु को ना तो बनाया जाता है और ना ही इसका नष्ट होता है। ये भी इनका स्टेटमेंट क्या था, सही था। क्लियर। छठा बात इन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। छठा बात इन्होंने क्या कहा, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? जब 1805-6 की बात है, जब 100 साल बाद 19वीं सदी आई लगभग, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आए, प्रोटॉन भी आए, न्यूट्रॉन भी आए, यानी कि आइटम के अंदर की भी चीज़ें आई। यानी कि परमाणु को विभाजित किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। यानी कि इनका छठा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत हो गया। क्लियर। कोई दिक्कत? चलिए, तो लिखना चाहते हैं जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। हम बात कर, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। चलिए मिटा दें। बस सिंपल है, आप लोग क्लास 9th में भी इसको डिस्कस किए हुईएगा, ठीक है। बस उसी को थोड़ा यहाँ पे रिपीटेशन है और इसी को बेस बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक सारा चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की देखिए, समझिए बात को। इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था, समझो, इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था यह करीब करीब का 1896-97 की बात है, ठीक है। लगभग 19वीं सदी में हम लोग प्रारंभ करने वाले थे। चलिए, इलेक्ट्रॉन का जो खोज का जो क्रेडिट जाता है वह जाता है जे थॉमसन साहब को। इनको जाता है जे थॉमसन साहब को। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किस चीज़ से खोज किया था? तो ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन का जो खोज, ऐसे लिखते हैं इसको, कैथोड रे से, कैथोड रे से, कैथोड किरण से, कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। कैथोड किरण, कैथोड किरण, कैथोड रे कैसी होती है? तो कैथोड रे जो आपकी होती है वह निगेटिव चार्ज की होती है, ऋण आवेश, माइनस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपली इसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो समझो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का जो डियर स्टूडेंट जो चार्ज होता है ना, यहीं पे इसको लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मेंशन किया गया म्यूलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी कि म्यूलिकन तेल का बिंदु का प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेंशन किया गया। क्या किया गया, एक आपके पास, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, म्यूलिकन्स आयल्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, म्यूलिकन्स तेल बिंदु का प्रयोग। म्यूलिकन नेम है वैज्ञानिक का, म्यूलिकन्स तेल बिंदु का प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चला और इसी से इलेक्ट्रॉन का मास भी पता चला था। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का आवेश इसी एक्सपेरिमेंट से, इसी म्यूलिकन्स का जो आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, इसी के माध्यम से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश दिखा गया यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। इससे पहले हमारे पास डिस्कवरी हुआ E/m रेशियो का, जो कि होता है आपका 1.75 × 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि कूलम पर केजी। इससे पहले इसका थॉमसन साहब ने इसको कैलकुलेट किया था, E/m रेशियो 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब देखो E/m का मतलब क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं आवेश बट्टा द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात, इसी को क्या बोलते हैं, आवेश बट्टा द्रव्यमान का अनुपात। क्लियर? अब ध्यान दो, अब हम इससे मास डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। समझो बात को, E/m जो रेशियो है वो कितना निकल के आया डियर स्टूडेंट, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, अब सोचो यहाँ से हमको मास निकालना है, तो ज़रा सोचो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश हम यहाँ पे यदि रख दें, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक कूलम पर केजी है ना, और बट्टा m इज इक्वल टू 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। यहाँ से हमको मास निकालना है। चलिए, तो अब हमको यहाँ से क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, मास निकालना है। तो देखो, जैसे आप मास कैसे निकालोगे, तो इसको यहाँ भेज दो, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और बट्टा इसको जैसे आप यहाँ भेजोगे तो 1.75 × 10⁻11 कूलम, और पर केजी है तो केजी आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कूलम से कूलम कैंसिल, इज इक्वल टू m, यानी कि जब आप फाइनली मास कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन का, तब आपके पास निकल के आएगा 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर? तो आपको दो बातें याद रखनी होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखो कई बार क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन चूँकि निगेटिव होता है, कैथोड रे से आया हुआ है, तो कई बार इसको -1.6 लेकर चलते हैं, तो माइनस प्लस मायने नहीं रखता है, बस चार्ज को ध्यान में रखना। माइनस इसलिए दे रहा है ना, चूँकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, अब प्रोटॉन में जाएंगे तो इसी को यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्या होता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है ना जी। यानी कि इसी 1000 ग्राम को आप लिख सकते हो 10/3 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। बस कुछ नहीं होगा, क्या करोगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो m × 9.1 × 10⁻31 × 10/3 से ग्राम कर दो, ख़त्म कहानी।
यानी कि m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 28 ग्राम। बात समझ रहे हो ना? यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg में आपका इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे आया। इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 10⁻28 हो गया। क्लियर कंसेप्ट? कोई परेशानी? चलिए, ये रहा इलेक्ट्रॉन की बात। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो यदि आप इसको लिखना जल्दी से, इसको वीडियो को पॉज करके लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। देखो प्रोटॉन का जो खोज हुआ था, इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है गोल्डस्टीन की। किसको जाता है? गोल्डस्टीन। इसका जो खोज का जो क्रेडिट जाता है वह गोल्डस्टीन साहब को जाता है। ठीक है, इन्होंने खोज कैसे हुआ था प्रोटॉन का? तो जो आपका प्रोटॉन का जो खोज हुआ था वह एनोड रे से हुआ था। एनोड रे, इसी को हम बोलते हैं कैनाल रे। ठीक है, एनोड रे से प्रोटॉन का खोज हुआ था। प्रोटॉन का खोज हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, कैनाल रे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, चलिए सिंपल। अब देखो प्रोटॉन को ही ध्यान समझना। प्रोटॉन को कई बार हम H+ भी देते हैं, H+ को भी कह देते हैं सिंपली प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, जब इसका एक्सपेरिमेंट, क्योंकि देखोगे तो इसका जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, समझो ध्यान से, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो गैस ली गई, जिस वैक्यूम पंप में जो हमारे पास ट्यूब था, उसमें जो गैस ली गई वो हाइड्रोजन गैस ली गई। और देखा गया कि जो हाइड्रोजन गैस था, अब देखो डाल्टन साहब ने भी कहा था ना कि जो आपका परमाणु होता है वो उदासीन होता है। तो देखा गया कि परमाणु का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। तो जब दोनों न्यूट्रल है तो चलो किसी को भी प्रोटॉन बोल दो, तो H+ को भी प्रोटॉन बोल दिया गया, तो परेशान नहीं होने। कई बार H+ को प्रोटॉन लिखा हुआ मिल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोटॉन की मास की। प्रोटॉन का मास, द्रव्यमान। तो ध्यान से समझना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, इसके पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का चार्ज, आवेश, वह होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका जो मास होता है वह होता है 1.75 इंटू 10⁻27 kg। डियर स्टूडेंट्स, यह इलेक्ट्रॉन के मास से 1/1835 गुना बड़ा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1835 गुना बड़ा होता है। कई बार आपसे सवाल एग्जाम में ऐसे भी आता है कि प्रोटॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितने गुना भारी होता है, बड़ा होता है। तो 1835 गुना बड़ा होता है। कई बार इसको 1837 भी एक ही बात है, 35-37 थोड़ा बहुत चलता है। क्योंकि देखो सब चीज़ जो है ना डाटा मेंशन है, नहीं बोले अभी कि कई बार क्या होता है कि बुक में देखोगे तो डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी है, किसी बुक में 1804 है, किसी में 5 है, किसी में 8 है। तो एग्जैक्ट किसी को हम लेकर कैसे नहीं चल सकते हैं, अलग अलग मेंशन है। और सब हिस्टोरिकल बात है ना, ठीक है, हिस्टोरिकल भी है और एक्सपेरिमेंट भी है। ध्यान दो, ये सब ऐतिहासिक तो है ही, सब पीछे का ही है, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटल है। डाटा सब प्राप्त किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट से। समझ रहे ना बात को? तो थोड़ा सा आपको इसमें रिमेंबर करने वाली चीज़ है, और इतना नाम इसमें यूज करेंगे कि उस इसमें रिमेंबर ध्यान रखना होगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, इतना नाम इसमें क्वेश्चन करेंगे ना, यूज करेंगे, कुछ इसमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी पढ़े, डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। फिर उसके बाद आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जब डाल्टन फेल हुआ, कब, क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता था। एटम विभाजित हो गया, क्या आया? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आया? प्रोटॉन।
इलेक्ट्रॉन भी आ गया, प्रोटॉन भी। ये लगभग 1900 ईस्वी की बात है, इसके पहले और 1896 की बात है। इलेक्ट्रॉन भी आ गया, प्रोटॉन भी आ गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। अब ध्यान से समझो, अभी न्यूट्रॉन नहीं आया, न्यूट्रॉन को आने में थोड़ा टाइम है, अभी न्यूट्रॉन नहीं आया। अब क्या हुआ, जैसे प्रोटॉन है ना, उसके ठीक 2-3 साल बाद, यानी कि लगभग 1904 ईस्वी में थॉमसन साहब अपना एक मॉडल दिए। जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया एटम के बारे में, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद अब हम बात करने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या डिस्कस करेंगे हम? थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसमें इन्होंने क्या किया, ध्यान से, इसी मॉडल को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया, हम डिस्कस करेंगे, समझो बात को। यह पहला ऐसा मॉडल था जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन तो नहीं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करना शुरू किया। यानी कि यह पहला ऐसा परमाणविक मॉडल था जो उप परमाणविक कण के बारे में बताना शुरू किया। लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट परमाणविक मॉडल जो उप परमाणविक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताना शुरू किया। इसके बाद तो रदरफोर्ड आए, ठीक है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी आए, खैर पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, क्लियर। चलिए, इन्होंने क्या कहा कि जो आपका आइटम होता है, नंबर 1 में उन्होंने कहा कि जो आपका आइटम होता है ना, जो आपका परमाणु होता है, परमाणु पॉजिटिव स्फीयर से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव स्फीयर से मिलकर बना होता है, यानी कि एटम, यह रहा आपका एटम, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आपका ये आइटम है, यह पॉजिटिव स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल। इसका जो क्षेत्र है अंदर में, यह सब का सब आपका पॉजिटिव है, पूरा का पूरा क्या है आपका पॉजिटिव है, सब का सब, ठीक है। उन्होंने कहा कि यह पॉजिटिव स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल, ठीक है। पॉजिटिव स्फीयर से यानी कि धन आवेशित क्षेत्र, उन्होंने सबसे पहला तो उन्होंने यही बात कह दी कि जो आपका आइटम होता है, जो आपका परमाणु होता है, वह धन आवेशित क्षेत्र से मिलकर बना होता है। नंबर 2 में उन्होंने कहा कि ऐसे इसको लिख लो कि जो आपका धन आवेशित क्षेत्र है, धन आवेशित क्षेत्र में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होगा। इट मीन्स कि जो आपका यह पॉजिटिव स्फीयर है, जैसे कि यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज कहीं हर सभी जगह नहीं, कहीं निगेटिव चार्ज आपको दिखेगा। इसे यहाँ पे जो माइनस वाला दिख रहा है ना, टेक्निकल निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नंबर 3 में कि यह जस्ट लाइक वाटरमेलन जैसा होगा। वाटर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल का मतलब क्या होता है, तो तारबूज का मॉडल। इसे कि सोचो, तारबूज का मॉडल, इसे कि यदि आप तारबूज को काटते हो तो क्या होता है, रेड पूरा, और बीच में क्या काला काला जो उसका बीज है, यहाँ भी वही चीज़ है। उन्होंने कहा कि जो आइटम होता है ना, पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर तो होता है, कहीं जो काले रंग की जो बीज है, उस तरह से उस आइटम में कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा।
बाकी जो एरिया होगा, जो उसका क्षेत्र होगा, वह कैसा होगा, धनावेशित होगा। इसलिए इस मॉडल को कई बार हम बोल देते हैं कि तारबुज का मॉडल। नंबर 4 कि जो आपका परमाणु, जो डाल्टन साहब ने जो कहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जो आपका आइटम होता है, जो आपका परमाणु होता है, वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि उदासहीन होता है, उदासहीन होता है। न्यूट्रल, इंग्लिश में इसको क्या लिखोगे, न्यूट्रल, यानी कि जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। नंबर 5 कि जो परमाणु का द्रव्यमान होगा, परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह उस केंद्र पर व्यवस्थित होगा। अब देखो यहाँ से उसका हिंट्स मिल गया है, केंद्र पर उपस्थित होगा। क्या हिंट्स मिल गया है, तो उन्होंने सिंपली कह दिया कि जब देखा गया कि परमाणु का वेट कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो एग्जैक्ट द्रव्यमान पता चल नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया, यानी कि कहीं ना कहीं छिपा हुआ है कोई और पार्टिकल्स जो कि उस आइटम का द्रव्यमान पता कर सके। इट मीन्स उन्होंने यहाँ पे एक हिंट्स दे दिया था अंत में कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वह केंद्र पर व्यवस्थित होगा। क्यों? क्योंकि देखा गया कि जब एटम का वेट पता किया गया तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ कमी हो रही थी। ठीक है, और वही जो कमी के लिए पूर्ति करने के लिए आया, वह कौन आया, न्यूट्रॉन। तो इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं।